तो चलते हैं आगे। आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन का एक्सप्रेशन जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड। ठीक है। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, और मैं आपको ये बताया था कि कैसे आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट का जो वेव थ्योरी था वो कंप्लीटली फेल हो गया। हालांकि बाद में ऐसा कंक्लूजन में निकला कि लाइट के पास दोनों नेचर है, लेकिन जिस मोमेंट पे जिस टाइम पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, इसका एक्सप्लेनेशन आया, उस टाइम वेव थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गया। ओके, तो आगे देखिए अब आइंस्टीन का क्या क्या मानना था और क्या क्या इन्होंने रिस्पॉन्ड किया किसके रिगार्डिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग। टॉपिक लिख लीजिएगा, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो इसमें सारी बातें नहीं लिखनी है क्योंकि बहुत सारी बातें हमने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है। ठीक है, क्या क्या लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहले एक दो बातें और जान लो बच्चों कि अपना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है अभी तक आप जितना जानते हैं उतना उतना काफी है। और आइंस्टीन का जो इक्वेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक एक बार उठा के देखिए। जो नीट का क्वेश्चन बैंक है ना, उसको जब आप उठा के देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि एवरी ईयर, हर साल आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, मतलब पिछले 17-18 साल से बच्चों लगातार इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ध्यान से अच्छे से इसको सीख लीजिए। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन सरफेस, रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड बाय सरफेस इन फॉर्म ऑफ क्वांटा फोटोन। ठीक है, पहला पॉइंट क्या बताया कि जो एनर्जी है वो जो मेटालिक सरफेस होता है ना बच्चों, जो मेटालिक सरफेस जिसपे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो वो एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब करता है। हम पहले से जानते हैं कि फोटोन क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हर एक फोटोन का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और अपने को ये पहले से मालूम है क्या कि E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू या एच इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक फ्रीक्वेंसी पे, दूसरा वेवलेंथ पे। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने इसमें आगे और क्या बताया, आगे इन्होंने बताया वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम। ओके बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए। इस वाले पॉइंट को यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट देंगे आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखिए जो मैं बोल रहा हूं सो, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर is one process. Interaction of photon with matter is one process. One process. कैसा process है, one process है। that is I dot E dot, that is one photon can interact with one electron at a time. That is one photon can interact with one electron at a time. Everyone, ये क्लियर है तो रेज योर हैंड। दैट इज वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। सही बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है तो रेज योर हैंड, इसका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। सर और एक बार रिपीट करना। जैसे सुनिए, इंटरेक्शन ऑफ फोटोन विथ मैटर पार्टिकल, interaction of photon with matter particle is one process, is one process, is one process. That is one photon can interact with one electron at a time. One photon can interact with one electron at a time. अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे देगा कि ये एक मेटल है और इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम जो फोटोन इस पे गिरा रहे हैं, हम जो फोटोन बच्चों इस पे गिरा रहे हैं, इसका जो एनर्जी है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या अगर हम 4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को इस पे गिराएं, 4 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फोटोन को इस पे गिराएं, तो उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वर्क फंक्शन भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या इन दिस सिचुएशन इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, तो आंसर इज नो। क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ वन प्रोसेस। अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है, अगर फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो एक
फोटोन से ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। अगर फोटोन के पास उतना एनर्जी नहीं है तो चाहे आप कितना भी फोटोन गिराइए, देयर विल बी नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ फोटोन शुड मस्ट बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? रेज योर हैंड। बच्चे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इंटरेक्ट किया कीजिए क्लास में, अच्छा एक माहौल बना के रखना चाहिए पार्लियामेंट जैसा। जो भी डाउट है सब पूछा कीजिए। आपका डाउट मैटर नहीं करता है किस लेवल का हो, लेकिन पार्लियामेंट में देखते हो कोई मैटर ही नहीं करता है। जो बातें वो लोग बोलते हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोलते हैं। वैसे ही तुम लोग भी हो जाओ बच्चों, खूब डाउट्स पूछो, क्वेश्चंस पूछो, जो भी दिमाग में आ रहा है। ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या था? इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज एन इलास्टिक कोलिजन। ये पॉइंट भी शायद अगर मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन में नहीं लिखाया हूं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लीजिए। इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज एन इलास्टिक कोलिजन, इज एन इलास्टिक कोलिजन एंड फोटोन ट्रांसफर्स its complete energy to the electron and photon transfers its complete energy to the electron। मतलब ऐसा नहीं है कि फोटोन कंजूसी करता है कि हाँ चलो हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के आए हैं, वर्क फंक्शन तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है तो इसको 4 देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने पास रख लेते हैं। नहीं, दिस इज अ इलास्टिक कोलिजन, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी हियर एंड जो भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा बाय फोटोन दैट विल बी कंप्लीट ओवरऑल। फोटोन के पास जितना एनर्जी होगा वो पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ओके एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबको? हाँ या ना? हाँ सर। उसके बाद क्या है? इफ एनर्जी सफिशिएंट देन इलेक्ट्रॉन कम आउट विदाउट एनी डिले। अगर एनर्जी बच्चों क्या है? एनर्जी सफिशिएंट है। इफ एनर्जी सफिशिएंट देन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विदाउट एनी डिले। अगर एनर्जी सफिशिएंट है देन इलेक्ट्रॉन विल कम आउट विदाउट एनी डिले। इट मींस दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। अगर फोटोन का एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन उसी टाइम बाहर आ जाएगा और इसका मतलब क्या हुआ? यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिए। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इसमें आगे लिखेंगे देयर इज नो टाइम लैग, there is no time lag between incident of photon, there is no time lag between incident of photon and emission of electron from metal surface and emission of electron from metal surface and emission of electron from metal surface। everyone लिख लिया क्या? Sir, there is no time lag between, there is no time lag between incident of photon and emission of electron from metal surface and emission of electron from metal surface। सही बच्चे? हाँ या ना बता देंगे? इसी में अगला एक और पॉइंट ऐड कीजिएगा। actually there is a time lag of 10 raised to minus 9 second। actually there is a time lag of 10 raised to minus 9 second। actually there is a time lag of 10 raised to minus 9 second which is negligible। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को फोटोन के गिरने में और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकलने में कितना टाइम लगता है। अगर ऑप्शन में 10 raised to minus 9 सेकंड से रिलेटेड कुछ नहीं है तो आंसर विल बी 0, देयर इज नो टाइम लैग, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। और अगर ऑप्शन में 10 raised to minus 9 सेकंड है देन बेस्ट ऑप्शन विल बी 10 raised to minus 9 सेकंड। एवरीवन हाँ या ना बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस सर। सही बच्चे बता देंगे? रेज योर हैंड। सही बच्चे, वेरी गुड। प्रवेश बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड। ओके आगे चलते हैं। इस पर क्या बोल रहा है? इफ इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स इज इंक्रीज्ड देन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेज। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये पॉइंट हालांकि मैं आपको पहले बता दिया हूं कल के लेक्चर में। ये क्या है? इफ इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ गिवन सोर्स इज इंक्रीज,
इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स इज इंक्रीज देन नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेज, यानी गिवन सोर्स की इंटेंसिटी को हम बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं वो भी क्या होंगे, वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। कल मैं आपको बताया था इंटेंसिटी बढ़ा देने का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन, और जितना ही ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन गिरेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। कल मैं आपको बताया था ना बच्चों एक एग्जांपल कि एक पेड़ है और दो ग्रुप है, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, दूसरे ग्रुप में 500 बच्चे हैं, दोनों पेड़ पे पत्थर मारते हैं तो ज्यादा अमाउंट में मैंगो किस केस में टूट के गिरेगा। तो वही वाला चीज था यहाँ पे भी इंटेंसिटी वाला, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटोन बच्चों अगर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एवरीवन हाँ या ना, एवरीवन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मजा आ गया, आगे चलते हैं। सो दैट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, अब ज्यादा फोटोन गिरेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा, ग्रेटर सेचुरेशन करंट इज ऑब्टेन्ड, ग्रेटर सेचुरेशन करंट इज ऑब्टेन्ड। अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो वहां पे क्या होगा, करंट का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस सेचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ गिवन सोर्स। ठीक है बच्चों, तो मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। कल हम लोग आपको ये बता दिए थे और इसे आपको ग्राफ भी बनवाया था, इधर अगर इंटेंसिटी लेते हैं, इधर अगर इंटेंसिटी लेते हैं, इधर अगर करंट लेते हैं तो इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ ऐसा आता है। और हम क्या लिखे थे कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। ये वाला इक्वेशन भी, रिलेशन भी आपको कल बताया था। एवरीवन हाँ या ना, ओके। और लास्ट पॉइंट क्या है, एट अ टाइम वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ, लास्ट वाला पॉइंट है एट अ टाइम ओनली वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विथ वन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पॉइंट बच्चों ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि इट इज एन वन वन प्रोसेस, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब वही हुआ कि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से जाकर के इंटरेक्ट कर सकता है। ओके एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है तो बता दीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सही बच्चे, अच्छे बच्चे, चलिए। अब देखिए इसके बाद आइंस्टीन ने क्या बताया, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आइंस्टीन ने जो बताया वो क्या था, वो लिखिए। उन्होंने फिर से क्या बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी लिखिएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड बाय, इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन थ्री वेज, इन थ्री वेज। एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन थ्री वेज। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, फोटोन का एनर्जी क्या होगा, E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। तो ये जो एनर्जी है बच्चों, ये फोटोन जो है वो तीन वे में यूज करता है, थ्री वेज में यूज करता है। क्या क्या होता है, पहला काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल, ठीक है, जिसको हम लोग फाई नोट से डिनोट करते हैं। एंड तीसरा एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन बिफोर इमिशन। ठीक है, ये तीन वे है एनर्जी के यूज करने का। क्या क्या है, पहला है, पहला लिख लीजिए चाहिए तो, वर्क फंक्शन के फॉर्म में, वर्क फंक्शन के फॉर्म में जो एनर्जी है वो तीन वे में यूज हो रहा है। पहला वर्क फंक्शन के फॉर्म में, प्लस उसमें से कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, प्लस कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन, लॉस्ट इन कोलिजन, लॉस्ट इन कोलिजन। ठीक है, ये सारी बातें लिख लीजिएगा। चाहिए तो जो ऊपर मैं लिखा हूँ वो पूरा का पूरा लिख लीजिए, और आप चाहिए तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया हूँ ये सारी बातें भी लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक नोट करने के बाद रेजो है। बच्चों डाउट आएगा तो पूछते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेस्पॉन्स आप लोग देते हो ना तो अच्छा लगता है पढ़ाने में, बहुत मजा आता है। अब देखो क्या हुआ कि ये था बच्चों मेटल, ये था मेटल, ठीक है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, मेटल के अंदर क्या है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऊपर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा अंदर होंगे।
यहाँ पे उतना चीज बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं बड़ा एक ही डायग्राम में बना के इतना दिखा रहा हूँ। हालांकि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सारे काम होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये क्या है, ये बाउंडेड स्टेट में है। ये क्या है, ये मेटल के अंदर क्या है, बाउंडेड स्टेट में है। इनका एनर्जी क्या है, निगेटिव है। अगर इनको यहां से निकालना है, इनको यहां से फ्री करना है, तो अपने को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। और वो एनर्जी कितना सप्लाई करेंगे, तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक दिस इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। तो इसको बाहर निकालना था, तो बाहर निकालने के लिए हमने क्या किया, बाहर निकालने के लिए हमने इस पे अटैक किया। और किसके साथ अटैक किया, तो फोटोन के साथ अटैक किया। फोटोन के पास क्या था, फोटोन के पास अपना एनर्जी था। कितना एनर्जी था, E इक्वल्स टू एच इंटू। अब ये फोटोन जाकर के बच्चों जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को अटैक किया, ठीक है, तो ये गेन किया एनर्जी। और ये किसके साथ कर्ज में था, मेटल के साथ कर्ज में था। वो बोला कि अब देख भाई, अब मेरे पास इतना एनर्जी आ चुका है, तुम अपने काम भर का एनर्जी ले ले और मुझे यहां से फ्री कर। ठीक है, तो मेटल भी बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। तो फोटोन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को कितना एनर्जी मिला, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला एच न्यू। इसने मेटल को कितना दिया, मेटल को दिया 5। तो अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी कहां रहेगा, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इसके पास एज काइनेटिक एनर्जी रहेगा। ठीक है, यानी जो भी एनर्जी ये दिया इतना, ये मेटल का एनर्जी था, ये दो पार्ट में यूज हुआ है, एक वर्क फंक्शन की तरह और दूसरा काइनेटिक एनर्जी की तरह। वैसे ही हमने एक और फोटोन को गिराया, हमने एक और फोटोन को गिराया, मान लो हम जो ऐसे एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, एक और फोटोन को गिराया और ये फोटोन मान लो जाकर के इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हुआ। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी इस फोटोन ने कितना एनर्जी दिया, एच न्यू का एनर्जी दिया। अब ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला, ये क्या बोला, ये बोला मेटल को, भाई तू थैंक यू वेरी मच, तुमने मुझे इतना दिन सपोर्ट किया, तू बस अपना अब ये एनर्जी ले ले, वर्क फंक्शन के इक्वल का एनर्जी ले ले और मुझे फ्री कर दे। तो मेटल बोला कोई दिक्कत नहीं, अब तू जा सकते हो यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो अब जब इसी इलेक्ट्रॉन के पास फिलहाल कितना एनर्जी था, एच न्यू। एच न्यू में से उसने खर्च कितना कर दिया, उसने खर्च कर दिया फाई नॉट, किसके पास, मेटल के पास। तो इतना एनर्जी अभी भी उसके पास है, इतना एनर्जी अभी भी उसके पास है। अब इस एनर्जी से उसके पास काइनेटिक आ गया है और वो बहुत तेजी से यहां से निकलने की कोशिश करेगा। जब वो बच्चों यहां से निकलने की कोशिश करेगा, तो उसके आसपास क्या है, आसपास में और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसका कोलिजन किसी ना किसी के साथ हो सकता है या होगा, होता ही है। ठीक है, तो अगर कोलिजन आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी अगेन होगा, और अगेन कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो उसी को हम क्या लिखे हैं, थर्ड वाला पार्ट एनर्जी लॉस में, लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन, एनर्जी लॉस्ट इन कोलिजन बिफोर इमिशन। यानी मेटल सरफेस से बाहर निकलने से पहले जितना इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी था ना, इसमें से कुछ और खर्च हो सकता है, और वो खर्च हो गया किस फॉर्म में, कोलिजन। ओके, तो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फर्स्ट केस इज दैट कि जो सरफेस वाला मेटल है हो सकता है वो कोलिजन ही नहीं करे, वो डायरेक्टली क्या किया, डायरेक्टली फोटोन गेन किया, उसका एनर्जी में से कुछ एनर्जी को मेटल को ट्रांसफर कर दिया वर्क फंक्शन की तरफ, और देन अपने खुद के क्या कर लिया, बाहर निकल लिया। तो ये वाला जो केस बनेगा ना, ये वाला जो केस बनेगा बच्चों, इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा, दिस विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी फोटोन के पास जा रहा है, उसके अलावा भी उसके पास से कुछ एनर्जी वेस्ट हो गया है, खर्च हो गया है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जो होगा ना, वो क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन में भी खर्च हुआ है, तो वो क्या होगा, दैट एनर्जी विल नॉट बी इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हाँ, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। ठीक है एवरीवन, ये तीन पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है क्या, कि जो एनर्जी होता है फोटोन का, वो ये तीन फॉर्म में यूज होता है। सही बच्चे, है ना, रेज योर हैंड, वेरी गुड, वेरी गुड, 6 पार्टिसिपेंट रेज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100% क्लास जब रिस्पॉन्ड करता है तो मजा आता है। अब देखिए इसके बाद, तो इतना अपने को मालूम चल गया। अब इसके बेसिस पे एक इक्वेशन लिखा, किन्होंने, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या लिखा, तो ऊपर हमने अभी क्या देखा था, ऊपर हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ फोटोन, यहां लिखता हूं मैं यहां पे लिखता हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। ठीक है, वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स।
मतलब फोटोन का जो एनर्जी था वो किसमें चला गया, वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन फाई प्लस के ई मैक्स के इक्वल। तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स अगर लिखेंगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, एच म्यू इक्वल टू फाई वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। ये अपना यहाँ पे रिलेशन आ गया। यहाँ पे हमने के ई मैक्स लिखा है, ठीक है ना बच्चों। जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन का इतना ही काइनेटिक एनर्जी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्या क्या लिखेंगे बातें, अपने को पहले ये वाला बात लिखना है और फिर दूसरा ये वाला लिखना है। 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये नोट हो जाएगा तो फिर बता दीजिए, नोट करने के बाद दीजिए। सही बच्चे, वेरी गुड, ओके। तो अब इस वाले फॉर्मूले को हम लोग और आगे लेके आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फाई नॉट इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो के ई मैक्स इक्वल्स टू एच म्यू माइनस फाई नॉट, एच म्यू माइनस फाई नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ाए थे क्या, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें मैं आपको बताया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया था। और रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद वो जाकर के रुका था। तो उस वाले रिवर्स पोटेंशियल को, जिससे मैक्सिमम काइनेटिक वाला भी रुक जाता था, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये देख लीजिए, के ई मैक्स को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, ईवी नॉट से भी इक्वेट कर सकते हैं। के ई मैक्स इक्वल्स टू ईवी नॉट आप लिख सकते हैं, ईवी नॉट इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप मैक्सिमम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों फॉर्मूला भी लिख लीजिए, ये दोनों भी बहुत जरूरी है। और लास्ट वाला ये भी लिख लेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है एनर्जी के इक्वल एच इंटू न्यू नॉट के इक्वल, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी ये तीन फॉर्मूला ये भी नोट कर लेंगे। कितना हो जाएगा तो बता दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दो ग्राफ हैं इसके, सही बच्चे, ओके वेरी गुड। अब चलिए अब आगे चलते हैं, आगे ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। इसको अच्छे से हमने स्टडी कर लिया, जो मैं टाइम दिया हूँ, और टाइम दिया हूँ ना, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा नेगेटिव, क्योंकि आप देखिए कि क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी था ना फोटोन के पास, जैसे फोटोन का एनर्जी अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तभी क्या होता था, तभी ये 4 मेटल को देता था, 2 के कारण काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर निकल देता। लेकिन ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाए। काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल ही नहीं है कोई नेगेटिव, ये याद रखना बस आप लोग, काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। उसके बाद ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ग्राफ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या रिलेशन आया, हमने क्या बताया कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना था, एनर्जी ऑफ फोटोन था एच इंटू न्यू। एच इंटू न्यू दो पार्ट में यूज हुआ, एक तो वर्क फंक्शन और दूसरा के ई मैक्स। अपने को किसके बीच का ग्राफ बनाना है, के ई मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ बनाना है। मतलब के ई मैक्स एक तरफ रखेंगे, फ्रीक्वेंसी दूसरी तरफ रखेंगे। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं बच्चों के ई मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी और ऐसा ग्राफ बनाना है तो उसको कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज वाई इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस सी। वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी इज ए ग्राफ whose slope is positive and intercept is negative। तो ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे आता है, ऊपर के इंटरसेप्ट को पॉजिटिव इंटरसेप्ट बोलते हैं, नीचे के इंटरसेप्ट को नेगेटिव इंटरसेप्ट बोलते हैं। मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और स्लोप इज पॉजिटिव मींस उसका एंगल विथ एक्स एक्सिस कितना होगा, लेस देन 90 होगा, मींस ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसका डिटेल ग्राफ मैं नीचे बनाया हूँ। आप क्या कीजिए, आप ये सारी बातें यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए। टॉपिक लिखेंगे ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, और ये तीनों लाइंस लिख लेंगे। ग्राफ ये वाला मत बनाइएगा, ग्राफ नीचे है, अच्छा उसको बनाना है।
यहाँ से यहाँ तक की तीनों लाइन लिख करके रेज योर हैंड। एवरीवन, बताएंगे बच्चे, हो गया होगा तो ये। तो आप देखिए अब इस वाले ग्राफ में यहाँ पे हम इक्वेट अगर इसको करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि स्लोप जो है, स्लोप इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू कितना है, ये एच के इक्वल है। और एच क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट है। इस ग्राफ का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो किसी भी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। स्लोप विल बी सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ मेटल। किसी भी मेटल के लिए स्लोप का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर दो लाइन जिसका स्लोप सेम होता है वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ हम लोग बनाएंगे बच्चों तो आपस में क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है, वाई एक्सिस पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो रहा है इंटरसेप्ट। ये किसके इक्वल है, तो इंटरसेप्ट है आपका फाई के इक्वल, यानी ये इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। तो फिर ये वाला लाइन लिख लीजिए, स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्लोप इक्वल टू एम इक्वल टू एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा आएगा। ग्राफ तुम कहाँ हो, ग्राफ बोला मैं यहाँ हूँ, ये रहा ग्राफ बच्चों, ठीक है। आप देख लीजिए वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, वाई एक्सिस पे हमने रखा है काइनेटिक एनर्जी। एक्स एक्सिस पे हमने क्या रखा है, एक्स एक्सिस पे रखा हमने फ्रीक्वेंसी। हमने दो अलग अलग मेटल के लिए वर्क किया है, दो अलग अलग मेटल के लिए वर्क किया है जिसका स्लोप आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा यहाँ पे। और पर दो मेटल के लिए इसका वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब स्लोप अगर सेम है तो दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपना इक्वेशन क्या था, इक्वेशन ये था काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल्स टू के मैक्स इक्वल्स टू ई एच इंटू न्यू माइनस फाइव, यही था ना। तो यहाँ पे देखिए फाइव क्या था, फाइव वर्क फंक्शन था। फॉर मेटल ए वर्क फंक्शन कितना लिया गया है, फाइव ए लिया गया है। फॉर मेटल बी वर्क फंक्शन कितना लिया गया है, फाइव बी लिया गया है। एवरीवन, ये ग्राफ क्लियर है तो बता दीजिए, और नोट भी कर लेंगे ये वाला ग्राफ। वेरी गुड। इसके बाद वाला जो बच्चों ग्राफ है ना, वो है, इसके बाद का ग्राफ है ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सही बच्चे फोकस करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, ये जाओ तो ऊपर फॉर्मूला की तरह ही लिख लो, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू के ई मैक्स इक्वल टू, याद रखना, ई वी नॉट। के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। काइनेटिक एनर्जी इधर है और इधर वी नॉट पर क्या है, वी नॉट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये वाला फॉर्मूला याद ही रखना, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की जब हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की जब लिख सकते हैं ई इंटू वी नॉट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस फाइव। और अगला अपना जो ग्राफ है बच्चों वो क्या है, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी, यानी वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ चाहिए। तो ई अब तुम यहां से चले जाओ, ई तुम यहां से चले जाओ, ई बेचारा इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो दिस विल बी इक्वल टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस फाइव बाई ई, ठीक है। तो अपना ये एक रिलेशन बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तुम y हो, इसको क्या बोले तुम m हो, इसको क्या बोले तुम x हो, और इसको क्या बोले तुम c हो। यानी ये भी ग्राफ जो है बच्चों y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टर्म का ही आ रहा है। ये भी ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी के टर्म का ही आ रहा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट कि लास्ट केस में जो स्लोप था वो h के इक्वल था, और इस बार जो स्लोप है, इस बार जो स्लोप है वो h बाई ई के इक्वल है। अब मैं आपसे पूछूं h और e, क्या ये सभी वैल्यू आपस में कांस्टेंट है, आंसर इज यस। h is Planck's constant 6.63 into 10 raised to minus 34 and E is charge on electron 1.6 into 10 raised to minus 19। मतलब दो कांस्टेंट क्वांटिटी का डिवीजन भी आपस में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो दिस स्लोप इज आल्सो कांस्टेंट, ये स्लोप भी कांस्टेंट है। और यहाँ पे भी जो बच्चों इंटरसेप्ट है, दैट इंटरसेप्ट इज नेगेटिव, means this time also we are going to get similar type of graphs। everyone, हाँ या ना, यहाँ तक everyone।
ओके, तो यहां तक हमने कर लिया था। इसके आगे टॉपिक लिख लीजिएगा, यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। क्या टॉपिक लिखेंगे? ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की सारी बातें लिखेंगे। टॉपिक लिख लीजिए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद यहाँ से नीचे वाली सारी बातें लिखेंगे। बच्चों टाइम आउट हो जाएगा तो जल्दी से रिज्वाइन कर लेना इसी लिंक पे। ओहो, एक मिनट रुक जाइए, ये लिख लेंगे बच्चे। कंप्लीट करने के बाद रेज योर हैंड। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग तो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, तो जो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं वो ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत देना, उसको नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया था। दिस वाज काइनेटिक एनर्जी E V नॉट इक्वल टू H न्यू माइनस फाइव। ये डी हटा देना, डी गलत है, यहाँ पे डी लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से अपना ये रिलेशन आया था V नॉट इक्वल टू H बाई E न्यू नॉट इंटू माइनस फाइव बाई E, ये अपना रिलेशन आ गया था। मैं आपको क्या बताया था? दिस टाइम ऑल्सो विल हैव सिमिलर टाइप ऑफ ग्राफ, बस डिफरेंस यही होगा कि इस टाइम का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू H बाई E, ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट है। ये भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है मतलब फॉर डिफरेंट मेटल, फॉर डिफरेंट मेटल, फॉर डिफरेंट मेटल we will have पैरेलल ग्राफ, पैरेलल ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है पिछले बार कितना तक इक्वल था? फाइव के इक्वल था। इस बार वो इंटरसेप्ट फाइव बाई ई के इक्वल है, या चाहो तो आप लिख सकते हो उसको फाइव नॉट बाई ई के इक्वल। और मेटल ए, मेटल फाइव किसका होता है? मेटल का प्रॉपर्टी होता है। तो फॉर डिफरेंट मेटल फाइव का वैल्यू डिफरेंट होगा, इसलिए फॉर डिफरेंट मेटल वी आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। एवरीवन हाँ या ना? हाँ या ना, यस और नो बता दीजिए। अच्छे बच्चों, रेज योर हैंड। वेरी गुड। जल्दी से ये वाला ग्राफ बना लीजिए, ये वाला ग्राफ बना लीजिए। ये सारी बातें जो मैं यहाँ लिखा हूँ इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या, कौन लिख दिया है जी। चलिए इसके बाद देखते हैं इसके आगे। अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है क्वांटम एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज क्वांटम एफिशिएंसी। लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्वांटम एफिशिएंसी। छोटा सा एक टॉपिक है क्वांटम एफिशिएंसी। इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड टू नंबर ऑफ टोटल फोटॉन्स इंसिडेंट इज कॉल्ड क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी छोटा सा टर्म है। number of electrons emitted to number of photons incident, number of electrons emitted to number of photons incident। बच्चों याद करो, कल मैं आप लोगों को बताया था कि मान लो कि ये क्या है, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है, और इस पेड़ के ऊपर क्या है? इस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ये फल लगे हुए हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको, मैं आपको क्या बता रहा था? ये पेड़ बता रहा था। पेड़ तो आदमी जैसा बन गया है, लेकिन ये पेड़ है। चलो ठीक है, ये पेड़ है। This is a tree, mango tree or any fruit tree, and there are large number of fruits on this पेड़, on this tree. Okay? और मैं क्या आपको बताया था कि एक ग्रुप ऑफ बदमाश बच्चे हैं। दिस इज ग्रुप ऑफ बदमाश बच्चे, ठीक है। और ये बदमाश बच्चों का जो ग्रुप है बच्चों, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है पेड़ पे पत्थर फेंक रहा है आम तोड़ने के लिए, या व्हाट एवर जो भी है, फ्रूट्स को तोड़ने के लिए जिस चीज का पेड़ है उस पर पत्थर फेंक रहा है। तो क्वेश्चन एनालाइज ये हो रहा है कि मान लो 9 या 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा 9वां, और ये इनका लीडर 10वां जो आगे से लीड कर रहा है, ठीक है। ये 10 बच्चे हैं, ये सभी पत्थर फेंक रहे हैं पेड़ पे। मान लो कि
एक बार में सभी ने 10 पत्थर फेंके, तो क्या जरूरी है 10 पत्थर जाके 10 फ्रूट से टकरा जाए? आंसर इज नो। हो सकता है 1 टकराए, हो सकता है 3 टकराए, हो सकता है 5 टकराए। तो मान लो 10 पत्थर ये लोग फेंके और 3 फ्रूट्स टूट के वहां से नीचे गिरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफिशियंसी क्या होगा? इफिशियंसी होगा 3 आउट ऑफ 10, ठीक है। वैसे ही क्वांटम इफिशियंसी होता है। यह है अपना मेटल। और आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा, जब एटम टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि मेजोरिटी ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ पार्ट ऑफ मेटल के अंदर, एटम के अंदर का मेजोरिटी ऑफ पार्ट क्या होता है? एम्प्टी होता है। उसमें हर जगह कहीं कहीं क्या होता है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब इसमें हम फोटोन्स फेंक रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि जाके फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा ही जाए बच्चों। बच्चों 1% प्रोबेबिलिटी होती है, देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1% कि फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकराए, ठीक है। हालांकि ये एक्चुअल डाटा नहीं है, मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूं, इसी के आसपास की प्रोबेबिलिटी होती है। तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? क्वांटम एफिशिएंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड टू नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट। हम सरफेस पे कितना फोटोन गिराए हैं और उसके बजाय कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसके रेशियो क्या बोलेंगे? क्वांटम एफिशिएंसी। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है भाई, कितना फोटोन हमने गिराया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। एवरीवन हाँ या ना? क्लियर है तो रेज योर हैंड। क्वांटम एफिशिएंसी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे देखते हैं क्या है इसके आगे। इसके आगे अपना जो है सो ये ऑलमोस्ट खत्म। फोटो इलेक्ट्रिक करंट हटा दीजिए। कुछ गोल्डन की पॉइंट है, गोल्डन की पॉइंट देख लीजिए क्या क्या है, अपने को पहले से मालूम है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, लिख लीजिए। क्या बताया था उन्होंने? जो भी एनर्जी सप्लाई करेंगे वो 3 पार्ट में वर्क यूज होगा। और ऐसे भी क्या होता है? ऐसे ही बताया क्या कि दिस इज अ इलास्टिक कोरिजन, मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का एक्सप्लेनेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना। क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था। और इस क्वांटम थ्योरी के लिए इनको क्या मिला था? इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो लिख लीजिए सेकंड पॉइंट ये भी कि आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट या क्वांटम थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन वन फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन ओनली। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं ये बातें कि दिस इज अ वन वन प्रोसेस, बट हियर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। जो इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी क्या होना चाहिए? उसका एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, वर्क फंक्शन से कम रहने पे इमिशन नहीं होगा। तो मेटल है, अगर इसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आपका जो फोटोन होगा उसका एनर्जी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। जो भी हो, इसका वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटोन should be greater than equal to work, FUNCTION। एवरीवन हाँ या ना? तो बच्चों यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो रहा है। यहाँ तक बता दीजिए सही बच्चे, हाँ या ना? बोल दो जोर से। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या ध्यान रखना है? आज मैं भेजूंगा बच्चों इसका असाइनमेंट, ठीक है। आज मैं भेजूंगा असाइनमेंट। असाइनमेंट में मोर देन 100 क्वेश्चंस होंगे। आपको बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जो 100 क्वेश्चंस हैं, आज छुट्टी है, आज मतलब आज का टाइम आपके पास है, कल का पूरा दिन आपके पास है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करते ही आपके झोली में 4 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। 4 मार्क्स ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, 4 मार्क्स यहाँ से ऐड हो जाएंगे। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? देखिए न्यूमेरिकल है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल इज 400 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मालूम है अपने को क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है लैम्डा नॉट। ओके, तो लैम्डा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 400 नैनोमीटर। बच्चों एंगिस्टन में काम करने की याद डालो, तो नैनोमीटर को हमने एंगिस्टन में कन्वर्ट कर दिया, 4000 एंगिस्टन कर लिया। आगे बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या दिया हुआ है बच्चों अपने को दिया हुआ है केई मैक्स। केई मैक्स कितना है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत बढ़िया। फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ पूछ रहा है। अब देखो आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन ने बताया था कि जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, एनर्जी ऑफ
फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। वर्क फंक्शन के लिए तीन फॉर्मूला, मैं आपको दो फॉर्मूला लिखाया था। वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या होता है, ई एच इंटू न्यू नॉट, एच इंटू न्यू नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है क्या, यहाँ पे दिया हुआ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितना है, 4000 एंगस्ट्रॉन। तो अगर बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन है तो वर्क फंक्शन कितना होगा, वर्क फंक्शन होगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो एक तो ये तरीका है, इस वाले फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं आपको सिंपल वाला भी बताया था कि 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई 4000 कर दीजिए, ये 2 जीरो गया, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 का 4, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन, यानी वर्क फंक्शन मेटल का कितना हो गया, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने से क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब देखिए यहां से इस वाले रिलेशन की बात करेंगे, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना 3.1 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना 1.5, दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अपने पास एनर्जी आ गया किसका, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है अपने से, अब पूछ रहा है उसका वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना होगा, तो वी नो दैट एनर्जी इक्वल्स टू 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। ये एनर्जी किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। तो वैसे ही लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उल्टा काम हम कर सकते हैं। तो अपने पास ये रहा 12400 और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, इसको डिवाइड कर देंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी किसका था, ये फोटोन का, फोटोन के एनर्जी से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना से 4.6 से डिवाइड कर दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। एवरीवन हाँ या ना, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। सही बच्चे, सही बच्चे बताएंगे, अगर किसी को डाउट रह गया तो भी बताएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ओके। अब चलते हैं इसके बाद एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पे बेस्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है अपने सामने। ये क्वेश्चन है क्या बच्चों, कि वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी क्या दिया है, पहले गिवन डाटा निकालते चलिए। वर्क फंक्शन फाई तुम कितना हो, फाई बोला मैं हूं 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम बोले वेरी गुड तुम यहाँ जाओ। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यानी लैम्डा, इंसिडेंट फोटोन का लैम्डा दिया हुआ कितना 4.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। मैं आपको क्या बताया, मैं आपको बताया कि एंगस्ट्रॉन में वर्क करने की याद डालिए, तो इसको लिख सकते हैं 4800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिएगा तो एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन मतलब 10⁻⁻10 होता है, आई होप सबको मालूम होगा। उसे क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। अब आइंस्टीन ने क्या बताया था, आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी, आइंस्टीन सर ने बताया था एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू। अपने से क्या पूछ रहा है, अपने से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। यानी तुमको फाइंड करना है, तुमको फाइंड करना है, तुम हो, तुम हो एनर्जी ऑफ फोटोन वी कैन कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वी नो दैट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। तो ये बात यहाँ पे करते हैं 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन कितना है, तो ये है 4800। 2 जीरो से 2 जीरो का झगड़ा करा दीजिए और इसका वैल्यू हो जाएगा, मैं चीटिंग कर लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन ने सोल्व भी किया हुआ है। तो इसका वैल्यू अपने को मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, नहीं दिया है क्या, 2.6। ये वैल्यू कितना आएगा 2.6, दिस इज इक्वल टू 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अपने पास फाई का वैल्यू मिल गया, अपने पास एनर्जी ऑफ फोटोन का वैल्यू मिल गया, अपने पास फाई का वैल्यू है, तो के मैक्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। दिस इज 2.6 इज इक्वल टू फाई कितना है, फाई इज 2.3। अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है के ई मैक्स। तुम इधर प्लस में हो, इधर आके माइनस हो जाओगे, 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू के ई मैक्स। सो दिस इंप्लाइज 0.3 इज इक्वल टू के ई मैक्स। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, यस और नो।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी अपने पास 7 मिनट और टाइम है बच्चों, तो उसमें एक दो न्यूमेरिकल और हम लोग करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टू डिफरेंट फोटोन्स ऑफ एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अपने पास बच्चों दो फोटोन है, एक फोटोन का एनर्जी, एनर्जी ऑफ फर्स्ट फोटोन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and energy of second photon is 2.5 electron volt. Okay, falls on two identical metal plates having work function 0.5 electron volt. इसको भी एक मेटल पे डाले हैं, जिस मेटल पे डाले हैं उसका वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको भी एक मेटल पे डाले हैं, जिस मेटल पे डाले हैं उसका वर्क फंक्शन है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या बोल रहा है, the ratio of maximum kinetic energy of electrons emitted from two surface। दोनों ही सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। चलो वर्क करते हैं, कितना आसान क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करेंगे आइंस्टीन के इक्वेशन क्या होता है, उन्होंने क्या बताया था कि जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होता है दिस इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। ओके, तो फर्स्ट केस के लिए वर्क करते हैं, तो सबका नाम हमने 1 रख दिया। E1 तुम कितना हो, E1 बोला मैं 1 हूँ। Φ1 तुम कितना हो, Φ1 बोला मैं 0.5 हूँ। के मैक्स तुम कितना हो, तो के मैक्स को अपने को क्या करना है, के मैक्स को अपने को फाइंड करना है। तुम इधर प्लस में हो, इधर आके माइनस में हो जाओगे। 1 माइनस 0.5 विल बी इक्वल टू 0.5 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन केस 1। ओके बच्चों, इसके बाद चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में भी यही वर्क करेंगे। E इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स, E इक्वल्स टू 5 प्लस के ई मैक्स। अब इस बार बोल रहा है सेकंड केस है तो सब कुछ सेकंड कर दिए। सेकंड केस में जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना है, वो है 2.5। सेकंड केस में मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, 0.5। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए के ई का मैक्सिमम वैल्यू। चलिए के ई मैक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। तुम इधर आके माइनस जाओगे, मीन्स 2 इक्वल्स टू के मैक्स इन केस ऑफ सेकेंड मेटल। अब अपने से क्या पूछा है, अपने से पूछा है दोनों का रेशियो बता दो। सो सिंपल, चाहो आओ तुम दोनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी के मैक्स इन फर्स्ट केस, के मैक्स इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय के मैक्स इन सेकेंड केस इक्वल्स टू 0.5 by 2 and this will be equal to 1/4। रेशियो will be 1:4। एवरीवन हाँ या ना, यस और नो। सही बच्चे रेज योर हैंड, वेरी गुड। तो एकदम ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन आएगा, छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। इसलिए इस वाले टॉपिक को मैं सेलेक्ट किया हूं कि अगर बिलो एवरेज बच्चे भी होंगे ना तब भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन वो एग्जाम में सोल्व करके आएंगे ही। बस आप अंदर अपने अंदर ये बना के रखिए मुझे सोल्व करना ही है इसके क्वेश्चन। चलो नीचे आ गया, कोई बात नहीं, नीचे वाला क्वेश्चन को ही करते हैं। बोला है विच मेटल विल बी सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 टंगस्टन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कुछ मतलब नहीं रखना बच्चों, सिंपल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। बस आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए, उसका मैं नोट्स आपको भेजूंगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। बोला है विच मेटल विल बी सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 टंगस्टन, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम एंड कॉपर आर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जितना ही छोटा वर्क फंक्शन होगा ना उतना ही इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो बेस्ट मेटल कौन सा होगा, बेस्ट मेटल वो होगा जिसमें बहुत इजीली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाए। तो अगर अपने को तुक्का मारना रहे तो हम जा सकते हैं विथ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ, मतलब विथ सोडियम। लेकिन अगर ऑप्शन हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में सोडियम भी है, कॉपर भी है, बोथ भी है, नॉन भी है। तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि इस वाले लाइट से इन दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करे, और इस वाले लाइट पे इन दोनों में से कोई भी जब इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे तब आंसर नन ऑफ बोथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल देयर इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आंसर इसका क्या होगा, सोडियम होगा। अब हम चेक कर लेते हैं। अगर वेवलेंथ 4000 एंगस्टन है तो हम देख लेते हैं कि एनर्जी कितना होगा। एनर्जी बोला मैं होता हूं 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन एंगस्टन, और मेरा वैल्यू आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। चलिए फाइंड करते हैं। 12400 डिवाइडेड बाई 4, 1 2 3, 0 से 0 कैंसिल, 4 10 40, 4 3 12, 4 का 4, दिस विल बी इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आइंस्टाइन ने क्या बताया था? आइंस्टाइन ने बताया था कि चाहे कुछ भी हो, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। तो फॉर सोडियम वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फॉर कॉपर सीयू शायद उसका सिंबल होता है, याद नहीं मुझे। फॉर कॉपर वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको सोचना है कि 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किससे ज्यादा है? तो 2 से ज्यादा है। इसको इजीली एलिमिनेट कर सकता है, इसको इजीली यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म करवा सकता है, जबकि यहाँ से नहीं करवा सकता है, यहाँ से करवा सकता है। देयरफॉर सोडियम विल बी राइट आंसर। एवरीवन हाँ या ना? सही बच्चे? सभी बच्चे रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग। आपको मैं आज कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, उस असाइनमेंट को जरूर ही कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो 4 मार्क्स ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, आज 4 मार्क्स और ऐड हो जाएगा, यानी वी विल हैव 8 मार्क्स इन आवर पॉकेट। उसके बाद ऐसे ही करके धीरे धीरे 4-4 मार्क्स जोड़ते जोड़ते हम अपने स्कोर को 100 मार्क्स प्लस ले जाने वाले हैं, ठीक है ना? इस क्रैश कोर्स में, इवन क्रैश कोर्स में बच्चों मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप 100% लेक्चर अटेंड कीजिए, 100% असाइनमेंट सोल्व कीजिए, एटलीस्ट 100 को स्कोर कर ही दीजिएगा, ठीक है? उससे ऊपर आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों? बाय बाय। आज यहीं पे लेक्चर क्लोज करते हैं। हाँ सर। सर ओके बाय। थैंक यू सर।